नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये वीडियो इस समय भारत के लोग नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि नेशनल चैनल मोदी जी ने बंद करा रखा है। दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में ये चैनल देखा जा रहा है। शुक्रिया मैं इन सभी भारत से बाहर रहने वाले लोगों का कि जो मेरे नेशनल चैनल को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी मदद और कर दीजिए इस दौर में। नीचे ज्वाइन बटन लिखा हुआ है, ज्वाइन बटन दबाइए, हमारा थोड़ा सा सहयोग करिए। हम सरकार से लड़ेंगे और जम के लड़ेंगे। आज बात ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध में भारत की भूमिका की। अभय दुबे जी ने जिस तरह से इस युद्ध की सच्चाई बयान की है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे तस्वीर साफ हो रही है। अब किसी को कोई शक बचा नहीं है कि ईरान ने एक तरह से अमेरिका की हवा खराब कर दी है। ईरान जिस तरह से, जिस रणनीति से यह युद्ध लड़ रहा है उससे पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। एक तरफ अमेरिका तो जो अपने घमंड में था, अहंकार में था, किसी भी राज्य को, किसी भी देश को वो चकनाचूर करता था, कहीं राष्ट्रपति को उठा के ले आता था और किसी भारत जैसे देश की सरकारों को ऐसे डरा देता था कि आवाज ना निकले। लेकिन ईरान ने इसके सारे भ्रम तोड़ दिए और कहा भी जाता है कि जो घमंड होता है ना वो किसी दिन टूटता जरूर है। और ये बात ईरान ने साबित कर दी, अमेरिका का घमंड चूर चूर कर दिया। ट्रंप की जो कुर्सी है उसके नीचे कांटों का ताज नजर आने लगा है, कुर्सी डगमगाने लगी है। हालात बन रहे हैं कि अब शायद अमेरिका वाले कह देंगे ट्रंप चचा, फिर आप हंसेंगे चचा के नाम पर, लेकिन ट्रंप चचा घर जाओ, अमेरिका पे रहम करो क्योंकि तुमने अमेरिका को तबाह कर दिया। आपका क्या मानना है? देखिए, अमेरिका इस युद्ध में अभी तक करीब $25 अरब खर्च कर चुका है और अब उसने एक नई डिमांड की, नई मांग रखी है युद्ध में खर्च करने के लिए सदन के सामने अपने, जिसमें शायद वो $200 अरब और मांग रहा है अमेरिका, जो बहुत ना के बराबर संभावना है कि अमेरिकी संसद जो है वो ट्रंप को इतने रुपए खर्च करने की और इजाजत दे। तो ये तो एक खबर बताती है कि ट्रंप किस तरह के स्थानीय तौर पे संकट में है। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण जो सूचक है, यानी इंडिकेटर है, वो ये है कि जो ट्रंप की अपनी रेटिंग थी, अपनी लोकप्रियता की रेटिंग थी, उसके अंदर भी बड़े पैमाने पर कमी आई है। तीसरा सबसे बड़ा जो सूचकांक है वो ये है कि ट्रंप के जो लंबे अरसे से समर्थक और प्रशंसक थे, वो इस युद्ध के अभी तक उन्होंने ट्रंप का साथ किसी कीमत पर नहीं छोड़ा था। वो इस युद्ध के मामले में धीरे-धीरे ट्रंप से दूर होते चले जा रहे हैं। सबसे पहले उनके जो काउंटर टेररिस्ट इंचार्ज थे, काउंटर टेररिज्म के इंचार्ज थे, जो केंट, वो अलम के बहुत लंबे रह से समर्थक थे, उन्होंने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। फिर उसके बाद एक बड़े अफसर ने, ट्रंप के पुराने सहयोगी ने उनका साथ इस सवाल के ऊपर छोड़ दिया। फिर जो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो संस्थापक थे, उसके एक बड़े हिस्से ने ट्रंप का साथ छोड़ दिया। ये एक बहुत अमेरिका की स्थानीय राजनीति के लिहाज से ट्रंप के लिए बहुत बड़े-बड़े झटके हैं। अब समस्या ये है कि ट्रंप गले तक डूब चुके हैं, अपने ही बनाए हुए दलदल में गले तक डूब चुके हैं। इस दलदल से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत हाथ-पैर मारने पड़ेंगे और वो काफ़ी मुश्किल में बाहर निकल आएँगे। मैं ये मानता हूँ कि निकल आएँगे, थोड़ी देर के लिए। बाद में उनको फिर नवंबर में तो सूली पे लटकना ही है। इस युद्ध में ट्रंप ने अगर कुछ ठोस रूप से हासिल करके नहीं दिखाया अमेरिकी जनता को, कुछ उनके पास कहने के लिए नहीं हुआ कि ये हमने इस युद्ध में ये हासिल किया है, तो फिर वो ट्रंप का समझ लीजिए बेड़ा गर्क हो गया और उनकी राजनीति जो है पूरी तरीके से नाकाम हो जाएगी और उसके उन्हें बहुत नुकसान होंगे। ये भी हो सकता है कि बुढ़ापा उनका जेल में कटे। बस यहाँ ये तक संभावना है। ये दोनों बंदे, वाह। इज़राइल के नेता नेतन्याहू और अमेरिका के नेता ट्रंप, इन दोनों के जेल जाने का बहुत खतरा है। इज़राइल में तो नेतन्याहू के खिलाफ इतनी नाराजगी है और इतने आरोप हैं कि उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो अदालत में ठीक से मुकदमा चला दिया जाए तो नेतन्याहू को कई बार फांसी की सजा देनी पड़ेगी, तब कहीं जाके उन आरोपों की सजा पूरी हो पाएगी। नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, उसमें वारंट भी निकला हुआ है उनका, उनको युद्ध अपराधी के तौर पर, मानवाधिकारों का हनन करने वाले व्यक्ति के तौर पर उनके खिलाफ वारंट भी निकला हुआ, तो बहुत बुरे संकट में है। इसी तरह के संकटों से निपटने के लिए और भी कारण रहे हैं, लेकिन एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि इस तरह के संकटों से निपटने के लिए इन दोनों ने सोचा कि एक युद्ध छेड़ा जाए और एक दांव मारा जाए। एक दांव क्या मारा जाए? इसको ट्रंप के सलाहकारों ने कहा है कि ये हाई रिस्क बट हाई गेन,
ये एक ऐसा दांव है जिसमें जोखिम भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर गेन हुआ तो वो बहुत ऊंचा लाभ, बहुत बड़ा जबरदस्त लाभ होगा। बाद में निकल के ये आया कि लाभ तो कोई नहीं हुआ, लाभ तो कोई नहीं हुआ, अब रिस्क ही रिस्क बाकी रह गया है। रिस्क कितना है, कितना नुकसान होगा? नुकसान होना तय है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस नुकसान का प्रतिशत कितना होगा, उसे किस हद तक न्यूनतम किया जा सकता है, किस हद तक, नाक तो कटनी तय है, कितनी कटेगी, आधी कटेगी, चौथाई कटेगी, कि 1/3 कटेगी, कि 1/5 कटेगी, ये तय होना बाकी है। ट्रंप की भी नाक कटनी है और नेतन्याहू की भी नाक कटनी है। ऐसी स्थिति ईरान ने जो प्रत्याक्रमण किया अपने बचाव में, ये उससे ऐसी स्थिति बन गई है। तो ट्रंप को उन्हीं के किए हुए कुकर्मों की सजा मिल रही है, इसलिए उन्होंने बहुत आखिर में चालाकी भरी चालें चलनी शुरू कर दी। वो एक तरह का भ्रम पैदा करना चाहते हैं। कल भी मैंने 4 PM के मंच पे कहा था, एक तरह का भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि वो युद्धप्रिय राष्ट्रपति नहीं है, बल्कि शांतिप्रिय राष्ट्रपति हैं। इसलिए वो ईरान के सामने एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव रख रहे हैं शांति का, और उन्होंने, और कोई देश तो उनके इन बातों पे आएगा नहीं, इसलिए उन्होंने, जो पाकिस्तान चूंकि उनका जेबी देश है, इसलिए पाकिस्तान के नेतृत्व को उन्होंने उसमें सक्रिय कर दिया है। लेकिन कुछ इस तरह की खबरें भी आई हैं, ईरान ने इस बात पर सख्त नाखुशी जाहिर की है कि पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में इस प्रकार की शांति वार्ता करने की बात कही जा रही है। उसने ये भी, ईरान ने इस बात पे भी नाखुशी जाहिर की है कि ट्रंप अपने दामाद कुशनर को भेज रहे हैं, या विटकॉफ, उनके दोस्त जो हैं उनको भेज रहे हैं, जबकि कुशनर और विटकॉफ और जो हेस्गेट, जो युद्ध मंत्री हैं, इन तीनों के बारे में खुद ट्रंप ने कहा है कि इन तीनों की ही राय थी कि युद्ध किया जाए। लेकिन उनका दामाद कुशनर, उनके दोस्त विटकॉफ और उनका जो युद्ध मंत्री है हैशगेट, पीटर हैशगेट, इन तीनों की ही राय थी युद्ध किया जाए। ट्रंप ने अभी एक दिन, मेरे ख्याल 24 घंटे पहले ही ये बात उन्होंने कही है। इसलिए ईरान का कहना है कि इन लोगों से तो बिल्कुल मैं बात नहीं करूंगा। तो अब बात अमेरिका की तरफ सोचा रहा है कि जेडी वेंस को भेजा उपराष्ट्रपति को, वो युद्ध के समर्थक नहीं रहे हैं। उन्होंने, ठीक है, ईरान का, ट्रंप का साथ नहीं छोड़ा है, लेकिन सब लोग जानते हैं कि अमेरिका की राजनीति में 2 व्यक्ति जो ट्रंप के अभी भी साथ हैं लेकिन युद्ध के समर्थक नहीं है, एक उसमें वेंस है और दूसरी है तुलसी गब्बार्ड, CIA की चीफ जो है। तो ये लोग साथ में नहीं है। तो अब अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ये लोग, इसमें वेंस को जो है बातचीत के लिए भेजा, लेकिन अभी भी बातचीत कहां होगी, कौन इस बातचीत में भाग लेगा, कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सब कुछ धुंधलके में है, और इस प्रकार का धुंधलका या कुहासा जो तैयार किया है, वो ट्रंप की चालबाजियों ने तैयार किया है। सब लोग, जिसे कहते नहीं है कि अटकल लगाने के मूड में आ गए हैं, लेकिन ईरान ने अपने हमले बंद नहीं किए। ईरान मुतवातिर, अब तो ईरान ने शायद एक जगह ये भी दावा किया है कि जो अब्राहम लिंकन युद्धपोत जो था, जो विमानवाही युद्धपोत है बहुत बड़ा अमेरिका का, जो वापस जा रहा था अमेरिका की तरफ अरब सागर में, उसके ऊपर भी शायद उसने हमला कर दिया है, हमला करने की उसने कोशिश की है। उसके बाद में इजराइल की ठुकाई बहुत जम के कर रहा है, वो इजराइल भी कर रहा है उधर से हमले, लेकिन बहुत जबरदस्त इजराइल की ठुकाई कर रहा है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि जो ईरान समर्थित विद्रोही थे, वो इराक में जो अमेरिका का अड्डा था, उस अड्डे के ऊपर उन्होंने इतने हमले किए कि अमेरिका को उससे समझौता करना पड़ा, और कहा कि अमेरिका वहां से अपने लोगों को हटा रहा है, वो अड्डा धीरे धीरे करके अमेरिका खाली कर रहा है। तो अमेरिका के ऊपर बहुत चौतरफा और बहुत बड़ा संकट है। ये एक ऐसा संकट है जिसके लिए अमेरिका ने कभी बार्गेन नहीं की थी। इस चक्कर में वो बुरी तरीके से फंस गया है। जी अबे जी, ये जो एक के बाद एक खतरनाक हमले कर रहा है ईरान, और ईरान के कई लोग दावा कर रहे हैं, मेरे पास फोन आए कुछ मित्रों के मेरे, वो तो ईरान में जर्नलिस्ट भी हैं, वो कह रहे हैं आप ये रख के, ये तय मान के चलिए कि इस युद्ध के बाद इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। वो मोसाद जिस पर इजराइल इतराता था, वो हथियार जिन पे इजराइल इतराता था, वो बिल्कुल तहस नहस कर दिया ईरान की मिसाइलों ने। क्या ये दावे सही है कि ये युद्ध एक बड़ा विनाश लेकर आ रहा है इजराइल के लिए? ईरान ने जो पराक्रम दिखाया है, उसकी प्रशंसा में लोग इस प्रकार के जोशीले दावे कर देते हैं कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मैं ये कहता हूं, इस युद्ध में कुछ भी खत्म नहीं होगा। इस युद्ध में ना ईरान खत्म होगा, ना इस युद्ध में इजराइल खत्म होगा, ना अमेरिका खत्म होगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। देखना ही पड़ेगा कि कौन इसमें अपेक्षाकृत मजबूत हो जाएगा, मजबूत होकर उभरेगा, और कौन अपेक्षाकृत कमजोर होकर उभरेगा। मेरा मानना है कि इजराइल इसमें अपेक्षाकृत कमजोर होकर उभरेगा, ईरान इसमें अपेक्षाकृत मजबूत होकर उभरेगा, और अमेरिका की प्रतिष्ठा में डेंट लगेगा। जो
ट्रंप के बाद आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं आपके सामने रखता हूं। बराक ओबामा के जमाने में मध्य पूर्व के जो तेल की दौलत से संपन्न देश हैं, जिनमें दुबई भी शामिल है, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात शामिल है, सऊदी अरब शामिल है, जिसमें ओमान शामिल है, जिसमें कतर शामिल है, ये सारे देश जो इसमें शामिल हैं, बहरीन शामिल है इसके अंदर। इन देशों को बराक ओबामा के जमाने में अमेरिका ने बिलियंस अरबों डॉलर के हथियार बेचे थे, ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सकें और वहां पे अपने अड्डे भी खोले। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर बहुत जम के खूब उनको हथियार बेचे। तो इस वक्त ये तमाम जो खाड़ी के देश हैं, अमेरिका से अरबों डॉलर के हथियार खरीद चुके। आज वो हथियार उनके किस काम आ रहे हैं? केवल जब ईरान की मिसाइलें जब आती हैं सनसनाती हुई, तो वो वहां से इंटरसेप्टर फेंक कर एक आक्रमणकारी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 मिसाइलें दागनी पड़ती हैं हमेशा, एक इधर से और एक उधर से, क्योंकि पता नहीं होता कि किधर जाएगी, इसलिए दोनों तरफ से घेरने के लिए उससे दूना तिगुना खर्चा करना पड़ता है उसके लिए। तो ये लोग ईरान की कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पाते हैं बस केवल। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि ईरान पर पलट के आक्रमण, ईरान खुल के इन लोगों पर आक्रमण कर रहा है। क्या इन्होंने अभी तक ईरान के ऊपर कोई आक्रमण किया? आपको कोई खबर मिली इस तरह की कि इन्होंने कभी ईरान पर पलट के आक्रमण किया हो? उन्होंने ईरान के ऊपर कोई आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं है ईरान पे आक्रमण करने की। ईरान पे आक्रमण करने का मतलब ये हो जाएगा फिर तो, क्योंकि वो ईरान की रेंज में है, फिर जहां पे इनके शासक रहते हैं उन घरों पे मिसाइलें गिरेंगी जाकर। सारे शेख जो मौज कर रहे हैं वो सब मारे जाएंगे। और ईरानी संस्कृति अलग तरह की है, वो शेखों वाली संस्कृति नहीं है। ईरानी लोग कपड़े भी अलग तरह के पहनते हैं, वो शेखों वाले कपड़े नहीं पहनते, और ना वो उस तरीके से अय्याशियां करते हैं। जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, उसके जो शासक हैं बहुत ही सादा जीवन गुजारते हैं। बहुत हर बड़े बड़े जो उनके जो अली खामनेई थे या मुस्तफा खामनेई, ये बड़े बड़े, इन लोगों के पास 2-2 3-3 जोड़ी से ज्यादा कपड़े नहीं है इनके पास। बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करते हैं लोग। तो वो शेख वगैरह सब बहुत डरे हुए हैं। वो बस किसी तरीके से, जैसे डरा हुआ आदमी कोने में बैठा थरथर कांप रहा है और उसके ऊपर मान लीजिए कोई आक्रमण होता है तो किसी तरह बच जाता है उससे, इसके अलावा कुछ करने की उनकी हैसियत नहीं है। इसीलिए वो ट्रंप के सामने कह रहे हैं कि भाई हमें बचाइए और ईरान के ऊपर अपने आक्रमणों को बंद मत कीजिए, वरना ये मार डालेगा हमें। ईरान को बहुत कमजोर कीजिए, कमजोर कर दीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि 27 दिन तक युद्ध लड़ने के बावजूद ईरान कमजोर नहीं हुआ है। ईरान के जो सेनापति हैं, खासतौर से कल मैंने कहा था, ब्रिगेडियर वाहिदी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के इंचार्ज हैं, उनके चीफ हैं रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के, वो कह रहे हैं कि हम तो अभी 10 साल तक, वहां पर इतनी मिसाइलें हैं कि 10 साल तक हम युद्ध लड़ सकते हैं। दूसरे, ईरान की मिसाइलें सस्ती दर में बन जाती हैं, वो अलग तरह का पूरा उनका ढांचा है। और ईरान में मिसाइलें बनाने की फैक्ट्रियां जबरदस्त काम कर रही हैं इस वक्त। न केवल वो मिसाइलें खर्च कर रहा है, बल्कि नई मिसाइलें बनाकर अपने अपने मिसाइल का जो शस्त्रागार है उनके अंदर जोड़ भी रहा है। और ये सब बातें अब सबको पता लग गई हैं। अब अमेरिका को भी बात पता लग गई है, इजराइल को भी बात पता लग गई है। तो अमेरिका और इजराइल दोनों ही अपने अपने तरीके से इस युद्ध का एक ऐसा अंत खोज रहे हैं जिसमें उनकी प्रतिष्ठा ज्यादा दागदार न हो। वो अंत मिल नहीं रहा है। नेतन्याहू के पास तो कोई योजना ही नहीं है उसकी। ट्रंप के पास कम से कम एक योजना है, जिस योजना पे ट्रंप ने काम करना शुरू कर दिया है। अब ये कहां तक बात पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी, अलग बात। तो ये भी चर्चा होने लगी है कि वो 5 दिन के बाद अचानक ट्रंप जो है ईरान को 1 महीने की और मोहलत दे देंगे। वो चाहते हैं किसी तरीके से कहीं बातचीत शुरू हो जाए, ये है। लेकिन साथ में वो ये भी पेशबंदी कर रहे हैं, ये भी हैजिंग कर रहे हैं वो, कि अगर बातचीत नहीं शुरू होती है और ईरान अड़ जाता है कि हम कोई बातचीत नहीं करेंगे अब तक, हमारी आप ये शर्तें नहीं मानोगे, और जिन शर्तों को मानना ट्रंप के लिए आत्महत्या करने से कम नहीं होगा, इसके लिए ट्रंप ने वहां बड़े पैमाने पर अपने सैनिक भी उतारने शुरू कर दिए। मेरीन कमांडो, एयरबोर्न डिवीजन, एलीट डिवीजन, ये सब जापान से चल दिए हैं अमेरिकी वो सैनिक, सब अड्डों अड्डों से पोतों में भर के जो है वो अरब सागर की तरफ उनके सैनिक चल दिए हैं।
तो वो कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ आखिर में तो युद्ध करना ही पड़ा, तो उसके लिए पूरी तैयारी भी कर लो। तो वो भी सब तैयारी साथ साथ चल रही है। अच्छा, आपको लगता है कि ये युद्ध थमेगा तो उसके बाद एप्स्टीन फाइल को लोग भूल चुके होंगे, एप्स्टीन फाइलों का जिक्र नहीं आएगा, या फिर से जिन निकल के आ जाएगा? एप्स्टीन फाइलों को कोई कभी नहीं भूल सकता। उसका कारण क्या है कि एप्स्टीन फाइल जो है ना, वो पॉपुलर कल्चर का, लोकप्रिय संस्कृति का अंग बन गई है। वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है एप्स्टीन फाइल। जब भी लोग नेटफ्लिक्स खोलेंगे तो उसमें मतलब वो एप्स्टीन, फिल्दी रिच करके एप्स्टीन वाला सीरियल दिखाई पड़ेगा। एप्स्टीन की जो माशूका या उनकी जो पार्टनर थी, उसकी जो पार्टनर थी, जो सब तमाम सारे बच्चियों के शोषण में और बलात्कारों वगैरह में, और जो जिस तरह वेश्यावृत्ति एप्स्टीन करा था, तो उस सब में भागी हिस्सेदार थी, मैं नाम भूल रहा हूं, उसके ऊपर अलग से एक सीरियल बना हुआ है। ये सब मौजूद है। और एप्स्टीन अभी तो युद्ध की वजह से वो बातें सामने आ नहीं रही है। जैसे युद्ध खत्म होगा, एप्स्टीन फाइलें फिर से खुलने लगेंगी। अब इसका नाम आया, अब उसका नाम आया, उनकी चर्चा शुरू हो जाएगी। इस वक्त तो सबसे ज्यादा बड़ी खबर युद्ध है। सही बात। देश की राजनीति की बात कर लें, भारत की राजनीति की बात कर लें, तो अब मोदी जी को याद आया कि भाई एक सर्वदलीय बैठक होनी चाहिए, और सर्वदलीय बैठक की हुई। क्या लगता है कि ये बात पहले मोदी जी को ध्यान क्यों नहीं आती? कोरोना के टाइम में जब राहुल गांधी ने कई बार कहा संकट आने वाला है, तब उनको याद आया। इस बार भी जो राहुल गांधी ने कहा, लगभग वही बातें साबित होती जा रही है लगातार। अब पछता है क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत? क्या ऐसी वाली भाव मोदी जी के ऊपर सामने दिख रहा है? भाई मुझे तो लगता है कि मोदी ने ये जो सर्वदलीय बैठक करवाई है, ये खाना पूरी जैसी है, ताकि ये कहने के लिए उन पे हो जाए कि हमने तो विपक्ष को सर्वदलीय बैठक में बुलाया था। विपक्ष भी इस बात को जानता है। तो तृणमूल कांग्रेस ने तो उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया, बहिष्कार कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने कहा सर्वदलीय बैठक बकवास है, सदन में चर्चा करो इसके ऊपर। वहां प्रधानमंत्री आए, अपना वक्तव्य पढ़ के चले गए, चर्चा तो नहीं हुई उसके ऊपर कोई, है कि नहीं? फिर आप देखिए, राहुल गांधी नहीं गए इस बैठक में, प्रधानमंत्री खुद ही नहीं आए इस बैठक में। प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर के वक्त जो बैठक हुई थी, उस वक्त भी नहीं आए थे बैठक में, तब भी रक्षा मंत्री ने उस बैठक की अध्यक्षता की थी। इस बार फिर रक्षा मंत्री ने इस बैठक की अध्यक्षता की। कांग्रेस ने अपने जो नेता भेजे इस बैठक में, वो कोई कांग्रेस के सबसे शीर्ष नेता लोग नहीं थे। टीएमसी तो गई ही नहीं। तो अब आप देखिए, ये जो स्थिति है, ये बताती है कि ये बैठक हो जरूर गई, लेकिन विपक्ष के जो भी नेता वहां गए, उन्होंने सरकार की विदेश नीति पर बैठक के अंदर काफी सवालिया निशान लगाए, आलोचना की। उन्होंने कहा सरकार की विदेश नीति ठीक नहीं है और हम लोगों को आप पूरी जानकारी नहीं दे रहे हैं, आपने साहब कई मामलों में बहुत गड़बड़ियां की हैं, ये सब उनसे कहा। सरकार थोड़ी बचाव की मुद्रा है, सरकार ने कोई आक्रामक जवाब नहीं दिया, सरकार उनकी बात सुनती रही, कहती रही, अपनी तरफ से कुछ तथ्य वगैरह पेश करने की इन्होंने कोशिश की सरकार ने। बस ये हुआ है उस बैठक। तो वो बैठक जो है ठीक है, इस बैठक से कुछ ऐसा कुछ खास नहीं हुआ। जो विपक्ष की और सरकार की जो एकता निकलनी चाहिए थी, भाई कम से कम इस बैठक में एक संयुक्त प्रस्ताव तो पास किया ही जा सकता था कि संकट की घड़ी में हम सब लोग एक साथ हैं, हम साथ साथ हैं, ऐसा प्रस्ताव तो पास किया ही जा सकता था। क्या ये प्रस्ताव पास किया गया? क्या ये प्रस्ताव प्रधानमंत्री जब ने भाषण दिया था उसी वक्त उन्हें सदन में नहीं रखना चाहिए था? ऐसा तो कुछ किया नहीं गया। भाई इतनी दिक्कत होने के बावजूद भी सदन में अगर प्रधानमंत्री न बोलते तो प्रधानमंत्री बुरी तरीके से अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते। प्रधानमंत्री जब यहां तक डूब जाते हैं, उसके बाद वो सदन में कुछ बोलते हैं आके, वरना कभी बोलते नहीं सदन में वो। देखिए, ये सरकार जो है प्रोपेगेंडा गवर्नमेंट है, ये सब कुछ प्रोपेगेंडा के जरिए करती है। जब प्रोपेगेंडा फ्लॉप हो जाता है, उसके बाद अब वहां बैठक में भी कह रहे हैं हमारे पास सब कुछ है, कोई चिंता की बात नहीं। ये बकवास जो है, ये बैठक में भी की गई। ठीक बात है। अच्छा, ये जो देश में हालात हैं, गुजरात में कई जगह के फोटो वीडियो आ रहे हैं कि पेट्रोल पंपों तक पे लाइन लग रही है, गैस की मारामारी हो रही है, मजदूर वापस आ रहे हैं। ये जो खबरें आ रही हैं, इन खबरों के बाद सरकार को चिंता में आएगी, क्या करेगी? आप अगर खबरों को दिखाओगे तो वो आपके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे, हमारे ऊपर चढ़ दौड़ेंगे। बंद तो कर दिया, और क्या करेंगे सब? नहीं, अभी और भी, मतलब देखिए, दमन की तो कोई सीमा नहीं होती है ना। दमन तो किसी आपके दमन से शुरुआत हुई है, बाकी हम सब लोग भी बचेंगे तो ना कभी तो हम लोगों का भी दमन होगा। देर सवेर की बात है।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो सरकार पूरी तरीके से गवर्नेंस के मोर्चे पर, सुशासन के मोर्चे पर फ्लॉप है। सुशासन का काम केवल यही नहीं होता है कि सड़कें झाड़ी जाती रहें या मान लीजिए रोजमर्रा के काम निपटाए जाएं। उसका सबसे बड़ा, गवर्नेंस का सबसे बड़ा एक जो प्रमुख कार्य है वो ये है कि आप पूर्वानुमान लगाएं कि आखिरकार होने क्या वाला है, उसके लिए तैयारी करके रखें। अच्छा, ये सरकार इस बात के गाने गाती थी कि हमने लोगों को सिलेंडर सप्लाई कर करके उनके घरों के चूल्हे बंद करवा दिए, उससे महिलाओं की आंखों में धुआं जाता था। इसलिए सब जगह उज्ज्वला योजना के तहत हमने गैस पहुंचा दी। इस बात को लेकर वोट मांगे गए लोगों से, अपनी पीठ ठोकी गई है? आज देखिए इस बात को लेकर जो पीठ ठोकी गई, उसका क्या नतीजा निकल रहा है, आप सोचिए क्या हो रहा है इसका। क्योंकि एलपीजी तो भारत में तैयार नहीं होती है। एलपीजी, पीएनजी, एलएनजी, ये तो सब चीजें बाहर से आती हैं ना। जहां से आती हैं वहां युद्ध हो रहा है, जिस रास्ते से आती हैं उसको होर्मुज कहते हैं, वो बंद पड़ा हुआ है। और अगर युद्ध मान लीजिए अप्रैल के आखिरी हफ्ते तक बंद भी हो जाता है, मई के पहले हफ्ते तक बंद हो जाता है, उसके बाद अगले 6 महीने तक भी सप्लाई नॉर्मल नहीं हो पाएगी। तब जिन घरों में आपने चूल्हे बंद करवाए थे वो चूल्हे फिर जलेंगे, जलने शुरू हो ही गए हैं। एक पावर टाइम के शहरों में तो जगह ही नहीं है चूल्हे जलाने की। देहात में फिर भी जल सकते हैं चूल्हे, महिलाएं जला सकती हैं, गृहिणियां जला सकती हैं चूल्हे देहातों में, किसान औरतें, लेकिन शहर में तो चूल्हे डलने की जगह ही नहीं है। एक मूर्ख टाइप के कथावाचक हैं, वो कह रहे हैं कि सत्युग आने की तैयारी है, फिर से चूल्हे जलेंगे। ऐसे मूर्ख कथावाचक हैं। तो आपने खुद ही कह दिया कि किस टाइप के हैं, इसलिए उनके बारे में कहना क्या। देखिए ये सब जो इन कथावाचकों की बातें भी लोग तब सुनते हैं जब उनके पेट में रोटी होती है। सही बात है। जिस घर में संकट ये होगा कि अनाज रखा हुआ है लेकिन रोटी कैसे पकाएं, आलू रखा हुआ है लेकिन कैसे उबालें, दूध रखा हुआ है, चीनी रखी हुई, चाय रखी हुई, ये चाय कैसे बनाएं, तो उसको वो कथावाचक की बात सुनेगा, वो कथावाचक को भगा देगा। सही बात है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अच्छा, सरकार समझ रही है कि उनके चेले चपाटे भी विद्रोह करने लगे हैं। मुकेश अंबानी का चैनल है नेटवर्क 18, उसने पेट्रोल और एलपीजी गैस को लेकर एक खबर दिखा दी, तो पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा कि ये खबर फर्जी है। यानी अंबानी की खबरों को भी पीआईबी फैक्ट चेक कह रहा है फर्जी है। ये जो अंबानी का चैनल दिन रात हिंदू मुसलमान करता था, तब तो पीआईबी ने कभी कहा नहीं कि ये फर्जी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए है क्या कि ये जब इस तरह के संकट पैदा होते हैं तो सब लोग जानते हैं कि उन संकटों में सरकार की लापरवाही, अयोग्यता, अक्षमता, प्रमाद और दूरंदेशी की कमी, इन सब चीजों की भूमिका होती है। सरकार नहीं चाहती कि इन सब चीजों को रेखांकित करने वाले और उभारने वाली कोई खबरें और तथ्यों को सामने लाया जाए, इसलिए सरकार एक अघोषित किस्म की सेंसरशिप लगाती है। ये उसी का नमूना है जो आप कह रहे हैं। श्याम मीरा सिंह को जब यहां रोका गया था नोएडा में, वो भी उसी का नमूना था। सब इसी तरह आपको रोका जा रहा है, वो भी उसी का नमूना है। भाई आपसे कहा जा रहा है कि आप ईरान, आप ये क्यों कह रहे हैं कि ईरान बहुत जम के लड़ रहा है, युद्ध क्यों कर रहा है ईरान। अब ये बात कोई ऐसी बात है जो कही जानी चाहिए। वो अफसर भी बेवकूफ है जिसने आपसे ये बात कही। ये कह के एक तरह से देखा जाए तो उसने अपनी पोल खोलवा ली सरकार की। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। यही स्थिति है। अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने समय दिया। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी। मुझे यकीन है कि आपने 4 PM को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन दबाया होगा। 4 PM यूपी को, चूंकि नेशनल बंद है, सब्सक्राइब किया होगा। बाकी भी हमारे राज्यों के चैनल सब्सक्राइब किए होंगे और जस्ट संजय जो ब्लॉगिंग है उस चैनल को भी सब्सक्राइब किया होगा। ये वो दौर है जो सरकार हमें तोड़ना चाहती है, लेकिन हमें पता है आप हमारे साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार के लिए।